हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है बेहतर ही होंगे आप लोग और स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज हम पढ़ने वाले हैं विभाजन की अगली प्रावस्था के बारे में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने विभाजन की पहली प्रावस्था मतलब जो समसूत्री विभाजन है उसे बहुत क्लियर कट समझ लिया होगा कि कब कौन सी चीज़ें होती हैं। अगर मुझे उम्मीद है अगर आप एक दो बार वो वीडियो को देखते हैं ना तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा जीवन भर के लिए कि ये प्रावस्थाएं क्या हैं, किस तरह से काम करेंगी और इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, ये पक्का वादा है। नेक्स्ट क्लास में हम जब आगे आ रहे हैं तो हम इसमें पढ़ेंगे कोशिका चक्र एवं कोशिका के विभाजन की अगली प्रावस्था, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस के ऊपर में अर्धसूत्री विभाजन। तो ये विभाजन जो हमारा होने वाला है, इस विभाजन को हम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये विभाजन मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये पोर्शन हमारा है। तो अर्धसूत्री विभाजन को हम आज डिटेल करने वाले हैं, समझने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है इस पॉइंट पे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहना चाहिए। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, और जब हम समसूत्री विभाजन पढ़ रहे थे तो मैंने पूरा बताया था कि ये 4 प्रावस्थाएं हैं। वो प्रावस्थाओं को याद रखना है, चीज़ों को एकदम क्लियर कट तरीके से समझ के रखना है तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन। यहाँ पर एक टॉपिक है समसूत्री विभाजन का उपयोग, और इस उपयोग को आप लोग समझ के रखना कि उसका उपयोग एकदम आसान है। मैंने बताया ही था आप लोगों को कि उपयोग जो है वो जब भी चोट लगने वाली कोशिकाएं, सोमैटिक कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन होता है। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस का मतलब है बेटा अर्धसूत्री, और बिना सोचे समझे आप इस बात को याद रखें कि सूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। अगर मेरे पास में सूत्र द्विगुणित हैं तो वो सूत्र हमेशा के लिए याद रखना अगुणित हो जाएंगे, और उसके बाद वो अगुणित ही रहेगा और आगे फिर द्विगुणित होगा तो अलग अलग विषय से हम उसको पढ़ेंगे। तो गुणसूत्रों की संख्या जब आधी हो जाए तो अर्धसूत्री विभाजन है, और गुणसूत्रों की संख्या अगर समान रहे तो समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था, PMAT याद रखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उस प्रावस्थाओं में मैंने एकदम बंटवारा बेहतरीन तरीके से किया था, आपको याद रहेगा तो पढ़ना भी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं मियोसिस। इंग्लिश में पढ़ना इसलिए भी देखना जरूर बेटा, कई बार ना मियोसिस लिखा रहता है वहां पर या मियोटिक सेल लिखा हुआ रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मतलब बहुत सारे को क्या, मुझे ही जब मैं शुरू में 11th में पढ़ रहा होता तो मुझे कंफ्यूजन होता था मियोसिस अर्धसूत्री है कि समसूत्री है कि कौन है, ऐसा बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो इसलिए याद रखना कि माइटोसिस मतलब समसूत्री, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री। इसे 2 से 3 बार पढ़ना। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे से ज़्यादा स्मार्ट होंगे तो आपको ये चीज़ें एक बार में याद हो जाएंगी। मैं थोड़ा डब्बा था तो मुझे याद नहीं होता था, बट आपको होगा, बिल्कुल होगा। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो इस सिग्निफिकेंस तो मैंने कल ही आपको बता ही दिया था कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्या चीज़ें हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कैसे सिग्निफिकेंस में मतलब कौन कौन सी उपयोगिताएं हैं। हमारी कोशिकाएं लगातार टूटती रहती हैं, उन सारी कोशिकाएं टूटकर नई बनती रहेंगी। आहार नाल टूटता है, श्वसन तंत्र की कोशिकाएं लगातार बनती बिगड़ती रहती हैं, तो उसमें कोई वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होगा। शरीर में जो भी वृद्धि हो रही है, ये जो निर्माण हुआ है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होगा। कहीं पर चोट लग गई, नई कोशिका बन रही, समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होगा। ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेंथी है, समसूत्री की तुलना में बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब कुछ मामलों में समान है लेकिन कुछ मामलों में लेंथी प्रोसीजर है। लेंथी प्रोसीजर का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर एक एक शब्द को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमने वहाँ पर क्या किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दिया, बीच में ला दिया, सेपरेट कर दिया, फिर तोड़ दिया, ये बहुत आसानी से हम उसको पढ़ सकते हैं। बट मियोसिस को पढ़ने के लिए हमें बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को याद रखना चाहिए। ठीक है, सो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या ज़रूरी बात है, 3 पॉइंट मैं आपको पहले की पॉइंट बता दूँ। सबसे पहले याद रखना कि ये हमारे शरीर की जनन कोशिका, किस कोशिका में होगा, जनन कोशिका में होगा। ये लाइन तो आप याद रख लेना। पहली बात, जनन कोशिकाओं में ही क्यों, क्योंकि भाई जनन कोशिकाओं में ये होता है। मान लो कोई स्पर्म बना रहा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मान लो हमारी बॉडी 2n है और फीमेल बॉडी जो ओवा बना रही है उसमें भी 2n है। ये फीमेल है मान लो और ये है मेल, ठीक है। अगर ये द्विगुणित है, स्पर्म एंड ओवा का मिलन होता, अब सोचो अगर ये द्विगुणित स्पर्म जो है बना रहा है, अगर ये समसूत्री विभाजन करता तो ये भी द्विगुणित होता और ये भी बनाता द्विगुणित ओवा। ये स्पर्म एंड ओवा दोनों द्विगुणित बनते और इन दोनों के मिलने की वजह से जो बच्चा बनता वो क्या बनता, 4 गुणित। तो हम द्विगुणित, हमारे बच्चे 4 गुणित, उनके बच्चे 8 गुणित, ऐसा करते करते कितने गुणित हो जाता, समझ रहे हैं। तो हमें गुणसूत्रों की संख्या समान बना के रखनी है, तभी तो हम मनुष्य कहलाएंगे ना कि हमारे पूर्वज बच्चे हैं ये लोग करके।
हमारे बराबर भी डीएनए हमारे बच्चों में भी होना चाहिए, हमारे पूर्वजों में भी होना चाहिए। तो इसलिए हम गुणसूत्रों की संख्या को आधा करते हैं। तब क्या होता है, 4 गुणित नहीं होना चाहिए ना भाई। तो जब हम 4 गुणित नहीं करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो इसकी गुणसूत्रों की संख्या आधी की, इसके भी गुणसूत्रों की संख्या आधी की, दोनों को मिलाकर बनाएंगे, तब पेरेंट्स भी द्विगुणित रहेंगे और ये दोनों का आधा आधा मिलाकर ये जो बच्चा बना वो भी द्विगुणित बन गया। और जो बच्चा बना वो आधा गुणसूत्र माँ का लेकर आया और आधा गुणसूत्र जो है वो पिताजी का लेकर आया। तो इससे उसमें माता के और पिता के दोनों के गुण रहेंगे, माता के और पिता के दोनों के गुण रहेंगे। यही है समसूत्रीय विभाजन की मुख्य प्रावस्था और अर्धसूत्रीय विभाजन का मुख्य गुण। क्यों, वाई ऑनली जनन सेल, वाई ऑनली रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव कोशिकाओं में ही क्यों होता है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव कोशिकाओं में अगर गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं करेंगे तो फिर संततियों में गुणसूत्र डबल डबल होने लग जाएगा और हमें डबल नहीं चाहिए। हम ये चाहते कि मेरे पास द्विगुणित है, मतलब हमारे पिताजी के पास में द्विगुणित था, मेरे पास में भी द्विगुणित रहे। कैसे हो पाएगा ये? तो गुणसूत्रों की संख्या आधी करेंगे तो आधा पिताजी का और आधा माताजी का, दोनों का आधा मिलकर फिर मेरा पूरा बन जाएगा। 2 होने चाहिए, 2 जोड़े होने चाहिए। एक पूरा जो है 23 का 23 माँ से ले लें और एक पूरा का पूरा 23 जो है पिता से ले लें, दोनों का जोड़ा बना दिया और आज मेरा ये गुण है। आधे लक्षण माता से मिलेंगे और आधे लक्षण पिताजी से मिलेंगे। इस 2 प्रकृतियों से हम लोग समझ जाएंगे कि क्या होगा मियोसिस। ठीक बात है। चलिए भाई, इसके बारे में थ्योरी कहानियां सबको समझने की कोशिश करते हैं, फटाफट समझ में आने की कोशिश रहेगी आपके साथ में। पादप और प्राणियों में युग्मक जनन क्या बना रहा है? गैमेट्स। गैमेट्स मतलब वही स्पर्म एंड ओवा। युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। सिर्फ और सिर्फ युग्मक जनन के दौरान पूरी कोशिकाओं में, कायनात में, दुनिया में जहां पे भी है, जब भी युग्मक जनन होगा तब ही अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। ये बात याद रखना। जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक निर्माण करते हैं। अगुणित मतलब अगुणित युग्मक निर्माण करेंगे, स्पर्म ओवा जो भी बनाएगा। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाएं, अगर मान लो स्पर्म है तो उसे अपन स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ओवा बना रहा है तो उगोनिया कहते हैं ना, आर्किगोनिया कहते हैं, एंथ्रीडिया कहते हैं। नाम अलग अलग नाम हमने पढ़ा है उसका, प्लांट में, एनिमल्स में, 11th टोके कितने सारे टॉपिक में मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। तो हर किसी में ऐसा होता है कि जो बनाने वाली कोशिका है वो द्विगुणित है और बनने वाली कोशिका अगुणित रहनी चाहिए। तो जनक कोशिका द्विगुणित रहती है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है। और इस विभाजन में क्या होता है, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति की गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल बातें लिखी हुई है एनसीईआरटी ने भी यहाँ पर कि अगर मान लो मेरे पास द्विगुणित कोशिका होती तो बनने वाली कोशिका अब अगुणित हो गई है, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गया भाई, आधा हुआ ना। जब आधा हुआ तो दैट्स वाई इसका नाम है अर्धसूत्रीय विभाजन। हमने टॉपिक को देख लिया है। गुणसूत्रों की संख्या यहां पर आधी हो गई और इसी वजह से हम इसे कहते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अगले विषय में पहुंचते हैं। अगला विषय हमारा क्या है, मियोसिस। जब अपन मियोसिस में पहुंचते हैं तो मियोसिस का अगला विषय क्या है, और ध्यान से समझते हैं। सब कुछ बेहतरीन तरीके से लगभग अर्धसूत्री के, समसूत्री के जैसा ही रहेगा, सिवाय केंद्रक के विभाजन के। केंद्रक का विभाजन अब यहां पर नए प्रकार से प्रकृति को शो करेगा और कुछ अलग प्रकृति ही बनाएगा। समसूत्री से थोड़ा सा अंतर रहेगा, बाकी लगभग समान। उसमें भी प्रोफेज था, इसमें भी प्रोफेज है। उसमें भी मेटाफेज था, इसमें भी मेटाफेज। उसमें एनाफेज, इसमें भी एनाफेज। उसके पास टेलोफेज, इसके पास भी टेलोफेज। लेकिन कुछ एनाफेज के प्रोफेज की कुछ अवस्थाओं में यहां पर नई चीजें होंगी। देखेंगे उस विषय को। चलो भाई समझते हैं क्या होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान क्या होता है, केंद्रक और कोशिका विभाजन जो है 2 प्रावस्थाओं में होती है, 2 अनुक्रमिक क्रियाओं में। आपको पता है ना, अर्धसूत्री एक पद में हो जाता है, समसूत्री एक पद में हो जाता है। अर्धसूत्री 2 पदों में होता है। उसे अपन कहते हैं, एक तो अर्धसूत्री प्रथम पहला और अर्धसूत्री द्वितीय। इन 2 बार लगातार विभाजन चलता है, लगातार। मतलब इनके पास में कुछ ऐसा होगा कि जैसे मान लेते हैं सबसे पहले ये जी फेज को फॉलो करेगा, फिर आएगा एस फेज में G1, फिर एस, फिर आ जाएगा यहाँ पे G2, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मियोसिस 1 और उसके बाद आता है ये मियोसिस 2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, फिर आगे जाकर वो पहुंच जाएगा, फिर जी फेज में ऐसा पहुंचेगा। तो अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रावस्था ऐसा होती है। लगातार 2 क्रमिक परिवर्तन होते हैं, M1 फिर M2। M1 का मतलब अर्धसूत्री प्रथम, M1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अर्धसूत्री प्रथम, और M2 का मतलब हो गया अर्धसूत्री द्वितीय।
अर्धसूत्री द्वितीय। तो एक प्रथम है और एक क्या होगा, द्वितीय हो गया, अर्धसूत्री। ठीक है, इस प्रकार से प्रावस्थाओं में लगातार चलता रहता है। इसमें समझते हैं, इस विभाजन में डीएनए का प्रतिकृतिकरण सिर्फ एक बार पूर्ण होता है। यही मैं कह रहा हूं कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण एक ही बार होगा, पर उसका विभाजन 2 बार होगा। ये कैसे हो पाएगा भाई? प्रतिकृतिकरण तो एस फेज में होती है ना, ये हमें पता है। G1 फेज में, एस फेज में, G2 फेज में कोई अंतर नहीं, एज इट इज सेम टू रहेगा। बट एस फेज में डीएनए जो बन रहा है वो एक ही बार डीएनए बना, लेकिन विभाजन 2 बार होगा। याद रखना, ऐसा अवस्था में पैतृक गुणसूत्र की प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री प्रथम अवस्था प्रारंभ होती है। एस फेज से डीएनए वगैरह डबल बन गया, सब कुछ अवस्था हो गई, और सबसे पहले जो अवस्था आएगी उसका नाम है अर्धसूत्री प्रथम अवस्था। ठीक है, फिर क्या आएगा भाई? अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन समजात गुणसूत्र का युग्मन एंड पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्री द्वितीय के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। तो यहां इस तरह से हम 2 विषयों के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का युग्मन, पुनर्संयोजन, नया टॉपिक होता है। अर्धसूत्री द्वितीय नहीं, अर्धसूत्री यहां पर प्रथम होना चाहिए। ठीक है, अर्धसूत्री प्रथम। ठीक है, इसमें विभाजन के बाद हो गया समजात गुणसूत्र का आपस में मिलना, बटना, ये सब सारी चीजें होंगी, और अर्धसूत्री द्वितीय में विभाजन हो जाएगा। कैसे होगा हम पढ़ते हैं अब इसके बारे में, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने क्या देखा यहां पर कि गुणसूत्र जो है वो भाई जो हमारे पास में है वो आधा हो जाएगा। यहां पर 2 फेज हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2, अर्धसूत्री 1, अर्धसूत्री द्वितीय, दोनों साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मियोसिस 1 होगा, फिर G1 आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर G2 आएगा, फिर मियोसिस 2 आएगा। नहीं, M1 M2 दोनों साथ में जुड़े हुए रहेंगे। ये याद रखना, पहले M1 होगा, फिर M2 होगा, फिर G1 आएगा, फिर S फेज आएगा, फिर G2। मतलब एक बार ही कोशिका की प्रतिकृतिकरण होगा, कोशिका एक ही बार विभाजित होगी, 2 बार नहीं। तो कोशिकाओं का विभाजन केवल एक ही बार होगा, यही इसकी खास बात है। ठीक है, चलिए अगले विषय पे पहुंचते हैं। अब स्टेजेस ऑफ मियोसिस, हमारे पास में मियोसिस में क्या क्या बातें हैं। तो मियोसिस जब 2 प्रकार है तो स्टेजेस भी 2 प्रकार होंगे, एकदम सीधी सी बात है। आइए पढ़ते हैं। तो मियोसिस 1 सेम टू सेम बेटा वही है, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेना। जब पहले आता है मियोसिस 1, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, G1 फेज, फिर क्या आएगा, S फेज, फिर क्या आएगा, G2 फेज, और उसके बाद अवस्था पहुंच गई कहां पर, मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 मतलब इसका हिंदी आप लोग जानते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं अर्धसूत्री प्रथम। हम इसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री प्रथम। सबसे पहले फेज आया प्रोफेज 1, सबसे पहले फेज आया प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 की जब अपन बात करते हैं तो हम इसे कहते हैं, इसे मतलब क्या बोलेंगे उसको, प्रावस्था प्रथम है। फिर आया यहां पर मेटाफेज में मध्यावस्था, फिर आया एनाफेज में, ठीक है, पश्चावस्था, उसके बाद आया टीलोफेज अंत्यावस्था। उसके बाद टीलोफेज के बाद जो है ये यहां से फिर पहुंचा मियोसिस 2 में, ऐसा एरो बना ही लेना इसको, ठीक है। ये फिर यहां से पहुंचा मियोसिस 2 में, और उसके बाद फिर आया वो प्रोफेज 1 में पूर्वावस्था। लिख लो, इनका हिंदी भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पूर्वावस्था। ये कौन सी अवस्था है भाई, मध्यावस्था, दोनों में लिख लेना, ठीक है। फिर आएगा यहां पर क्या, पश्चावस्था। फिर क्या हो सकता है ये क्या है, अंत्यावस्था, ठीक है, जो भी है। तो सबसे पहले यहां पर आएगा प्रोफेज 2 फेज आएगा, फिर मेटाफेज 2 आएगा, फिर एनाफेज 2 आएगा, फिर टीलोफेज आएगा, और तब जाके कोशिका विभाजन होगी, और उसके बाद होगा बेटा यहां पर याद रखना साइटोकाइनेसिस। तो कोशिका विभाजन तक, उसके बाद केंद्रक 2 बार विभाजित होंगे, केंद्रक 2 बार विभाजन होंगे। तो केंद्रक के विभाजन के लिए उन्हें एक बार अर्धसूत्री प्रथम करना पड़ेगा, फिर तुरंत के तुरंत जो है अर्धसूत्री द्वितीय करना पड़ेगा, तब जाकर जो है उनके पास साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका विभाजन होगा। यहां पर लिखना, साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन के लिए हमें इतनी अवस्थाओं को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा हम वो अगले विषय पे समझने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके समझेंगे, अभी डायग्राम वगैरह भी छोड़ देते हैं, एक एक करके समझते हैं तो डिटेल में समझ में आएगा कि पहला विभाजन कैसे हो रहा है, दूसरा विभाजन कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कौन चीजें हैं, सब हम समझेंगे। चलो भाई खत्म करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रोफेज की शुरुआत और प्रोफेज की कहानियां। डायग्राम बहुत आसान होने वाले हैं, ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। सिर्फ शब्दों को सुनना, सिर्फ डायग्राम्स को देखना आप लोगों के लिए बहुत आसान कर देंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सो वेरी फर्स्ट थिंग, मियोसिस में आपको G1 फेज पता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको S फेज पता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। G2 फेज पता है, पढ़ने की जरूरत। डायरेक्टली आते हैं M1 में। मियोसिस 1, मियोसिस प्रथम अवस्था हम पढ़ने जा रहे हैं, और जब हम प्रथम अवस्था को पढ़ रहे हैं तो मैंने सबसे पहले पढ़ाया प्रोफेज को। बहुत बड़ी अवस्था है ये,
पूर्वावस्था, और बहुत बड़ा चेंजेस भी आएंगे इसमें, और इन चेंजेस को पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए। इन चेंजेस में बहुत छोटी छोटी बातें आएंगी और वो छोटी छोटी बातों पे हमेशा सवाल आते हैं। मियोसिस अगर पढ़ना है तो प्रोफेज को समझना ही पड़ेगा, तो इसलिए प्रोफेज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज, पूर्वावस्था। सबसे पहली बात है कि पूर्वावस्था 1 का मतलब क्या है। पूर्वावस्था 1 पहला, क्यों? क्योंकि ये मियोसिस 1 में हो रहा है, इसलिए पूर्वावस्था प्रथम। प्रोफेज क्या होता था? प्रोफेज में भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली जाती थी, गुणसूत्र का संघनन होता था और सारे अंगक चले जा रहे थे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन जो केंद्रक का क्रोमोसोम का जो संघनन हो रहा था ना, क्रोमोसोम का संघनन याद आ रहा है पहले वाले में, और वो क्रोमोसोम का संघनन होने के बाद जो गुणसूत्र बन पा रहा था, क्रोमेटिन का संघनन हुआ, गुणसूत्र बनते थे। यहां पर वो गुणसूत्र बनना ही एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत होगा, इसलिए प्रोफेज के अंदर ना बहुत सारी अवस्थाएं होंगी। यहां पर गुणसूत्र का बनना मतलब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का बनना एक लेंथी प्रोसीजर को फॉलो करेगा, और वो प्रोसीजर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए सुनते हैं प्रोफेज होगा क्या। सेम टू सेम प्रोफेज में वही चीजें होंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाने वाला है, सभी अंगक जाने वाले हैं, क्रोमोसोम बनने वाला है, लेकिन जैसे बनेगा उसमें स्टेजेस आएंगे, उसमें अवस्थाएं आएंगी, और वो अवस्थाएं डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। सो पूर्वावस्था प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम की पूर्वावस्था। अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम की पूर्वावस्था। जब अपन पूर्वावस्था की तुलना कर रहे हैं समसूत्री विभाजन से करें, तो समसूत्री विभाजन की तुलना में लंबी है और जटिल भी है। लंबी है और जटिल है, बहुत सारी अवस्थाओं को होता है। देखते हैं इसे हम लोग कि क्या कैसे जटिल है, कैसे लंबी है। इसके अवस्थाओं पे देखें तो गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर गुणसूत्र कैसे कैसे कंडेंस हो रहे हैं, इस आधार पर हमने इसे 5 भागों में बांट रखा है। उसका नाम होता है लेस्पा डीडी या लेस्पा दीदी। अब व्हाट इज लेस्पा डीडी? तो सबसे पहले पार्ट आता है लेप्टोटीन, फिर पॉइंट आता है बेटा जाइगोटीन, फिर वर्ड आता है पैकेटीन, उसके बाद आता है डिप्लोटीन, और उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। यकीन मानिए इनका कोई हिंदी नहीं है, यही वर्ड आता है बेटा। तो सबसे पहला वर्ड हो गया जिसे आप कहेंगे लेप्टोटीन। ठीक है, पहली अवस्था में प्रोफेज के अंदर बता रहा हूं मैं, ये प्रोफेज 1 था ना, प्रोफेज के पास में मैं प्रोफेज 1 पढ़ा रहा हूं आप लोगों को सबसे पहले। और प्रोफेज 1 जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, और वो अवस्थाएं हैं पहले लेप्टोटीन की। दूसरा वर्ड आता है जेड, मतलब हो गया यहां पर जाइगो, ठीक है, जाइगोटीन की। तीसरा वर्ड आता है पैकीटीन की, ठीक है, आप इसे कहेंगे पैकीटीन की कहते हैं। तीसरा वर्ड आता है जिसे अपन कहते हैं डिप्लोटीन कह सकते हो। चौथा पॉइंट आता है जिसे अपन कहेंगे डाइकाइनेसिस, ठीक है, आप उसे कह सकते हैं डाइकाइनेसिस। तो ट्रिक बना लो भाई, इसका सीक्वेंस के साथ ट्रिक बना लो। लेस्पा डीडी, व्हाट इज लेस्पा डीडी? ठीक है, लेस्पा डीडी मींस लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाएं हैं, और इन 5 अवस्थाओं में क्या होगा हम एक एक करके समझेंगे। गुणसूत्र ही संघनित होगा, कोई अलग से कोई चीज नहीं होगी, गुणसूत्र ही संघनित होगा, पर संघनन का प्रकार बहुत बृहद और बहुत मजेदार होने वाला है। सो प्रोफेज 1 ही इतने प्रकार की अवस्थाओं में 5 प्रावस्थाओं में बटा हुआ है, 5 प्रावस्थाओं में उपविभाजित किया गया है। सबसे पहली बात तो मियोसिस, मियोसिस में प्रोफेज, और प्रोफेज के अंदर भी 4-5 प्रकार, आप यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर ट्रिक बना लीजिएगा। इसी के अंदर सबसे पहले 5 प्रकार, लेस्पा, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लेस्पा डीडी। अब इसका फुल फॉर्म आपको मालूम रहना चाहिए। लेप्टोटीन 4 से 5 बार बोलिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। चलिए भाई, तो हमने ये पढ़ लिया कि इस तरह से जटिल प्रक्रिया है, 5 भागों में बटी हुई है। अब हमें लेप्टोटीन पढ़ना पड़ेगा, फिर जाइगोटीन पढ़ेंगे, फिर पैकेटीन पढ़ेंगे, फिर डिप्लोटीन पढ़ेंगे, फिर डाइकाइनेसिस पढ़ेंगे। तब हम पहुंचेंगे मेटाफेज 2 में, तब हम पहुंचेंगे मेटाफेज 1 में, फिर हम पहुंचेंगे एनाफेज 1 में, फिर हम पहुंचेंगे टीलोफेज 1 में। फिर जब ये 1 हो जाएगा तब फिर मियोसिस 2 के प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ऐसा करके आगे बढ़ पाएंगे। चलिए भाई, पहली प्रावस्था, वेरी फर्स्ट टॉपिक, प्रोफेज 1 का पहला टॉपिक जिसका नाम है लेप्टोटीन। हिंदी में कहते हैं, देखो इसका हिंदी नाम लेप्टोटीन ही है, लेप्टोटीन अवस्था ही है। क्या होता है यहां पर?
लेप्टोटीन अवस्था में धीरे धीरे गुणसूत्र स्पष्ट होने लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास में जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस हो रहा है क्रोमोसोम में। बहुत बढ़िया, ऐसा ही कुछ हो रहा था प्रोफेज में जब हम लोग समसूत्री विभाजन कर रहे थे। लेकिन यहां पर एक नई चीज नजर आती है, वो ये है कि गुणसूत्र का संवहन, कॉम्पैक्टेशन पूरी तनुपट्टक अवस्था, तनुपट्टक हिंदी में लेप्टोटीन को तनुपट्टक कहते हैं, ये भी याद रखना, तनुपट्टक। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं तनुपट्ट अवस्था। तो संघनन पूरी तनुपट्ट अवस्था में होता है। तो लेप्टोटीन का कहानी क्या हो गया, लेप्टोटीन में मतलब संघनन हो रहा है। क्या हो रहा है तनुपट्ट में, क्या हो रहा है, संघनन। तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जा रहा है और यहां पर संघनन हो रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। हमारे पास में कोशिकाएं थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसा था, फर्स्ट पॉइंट पे जो है वो संघनन होकर क्रोमोसोम बना लिया और क्रोमोसोम का संघनन हो रहा है। लेप्टोटीन की खास बात हमारी कंप्लीट, यही है लेप्टोटीन। डायग्राम में याद रखना, क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में बदल गया, संघनन हुआ है बच्चे, और संघनन होने के बाद वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। हो गई कहानी पूरी खत्म। पहली अवस्था आसानी से निपट गई। अब आते हैं भाई दूसरी प्रावस्था में, जाइगोटीन। सबसे जरूरी प्रावस्था, बहुत मजे से सुनना। जाइगोटीन इसे अपन कहते हैं, हिंदी नाम है इसका युग्मपट्टक, युग्मपट्ट, इसे भी याद रख लेना, जाइगोटीन कहते हैं। क्या होगा जाइगोटीन में, जाइगोटीन में एक नई बात निकल कर आती है। अब यहां पे ध्यान से सुनना कि गुणसूत्र बने तो संघनन भी हुआ, पर गुणसूत्र का एक विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सुनना मेरी बात को, युग्मपट्टक जिसका नाम जाइगोटीन है, इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कह देते हैं। क्या होता है, गुणसूत्र बने और गुणसूत्र के जोड़े बनाए जाएंगे। गुणसूत्र क्या बनाए जाएंगे, जोड़े। अभी तक क्या होता था, दो दो लोग बनते थे। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये एक गुणसूत्र है, ये इसने अपना जोड़ा बना रखा है, दूसरा वाला जो है यहाँ पर समजात वाला है, इन्होंने आपस में चार लोग है ना, ये चार लोग मिलकर जो है ना समजात गुणसूत्र का जोड़ा बना ली और इस जोड़े को अपन कहते हैं सिनेप्टोनेमल समवृक्ष। इस पॉइंट को अपन कहते हैं बेटा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये डेवलप हो गया यहां पर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या चीज है, गुणसूत्र दो अलग अलग रहने चाहिए थे, वो दो गुणसूत्र जो हैं, दो, एक नीला प्रकार का एक लाल प्रकार का, दोनों गुणसूत्र पास पास में आएगा और ये चारों मिलकर ना एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिए। उस कॉम्प्लेक्स का नाम है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। पहली बात हो गई। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के द्वारा होता है, इसका जो निर्माण है वो एक जोड़ी, ये जो एक जोड़ी यहां पर है, एक है, ये दूसरा है, दो समजात गुणसूत्रों के जोड़े की वजह से होता है। ये दोनों युगली कहलाएंगे, ये दोनों युगली बाइवेलेंट कहलाते हैं। इनके पास बाइवेलेंट, ये भी बाइवेलेंट, दोनों चारों मिलकर टेट्राड बना लेंगे। समझ आई मेरी बात, एक बार फिर से ध्यान से सुनना। सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित मतलब क्रोमोसोम समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है, इसे युगली कहते हैं और सबको मिलाकर चतुष्टक या टेट्राड कहते हैं। तो मैंने क्या कहा भाई, अगर आप इन दोनों के जोड़े को देखोगे तो ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है। दोनों जो है वो समजात गुणसूत्र है। कैसे गुणसूत्र है बेटा, समजात गुणसूत्र है। उनके जोड़े को देखोगे तो दो लोग मिले हुए ना, द्विगुणित हैं, तो दुगली कहोगे इसको, डायाड, और चारों को एक साथ मिलाओगे तो टेट्राड कहते हैं। ये चार विषय जिस विद्यार्थी को समझ में आ गया उसे सब बात समझ में आ जाएगी और मैं डायग्राम में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखना कि हमने संघनन किया, ब्लू वाले का अलग और लाल वाले का अलग, दो ब्लू वाले और दो लाल वाले, इनका जोड़ा था। इन दोनों को एक साथ हम कहेंगे, ये देखो ये जो है, ये अगर ये जुना हुआ है तो ये है हमारा डायाड, द्विगुली, ठीक है। लेकिन अब इसी के साथ में दूसरा वाला पोर्शन भी अगर हम यहां पर जोड़ दें, तो द्विगुली है, यहां पर एक और आ गया, तो अब ये चारों मिल गए ना भाई। तो चारों मिलने के बाद हम इसे कह सकते हैं यहां पर टेट्राड, ठीक है, और इसको डायाड या बाइवेलेंट कह सकते हैं। यही था ना। सो बाइवेलेंट शुद्ध युग्मित होता है, बाइवेलेंट उसे युगली कह देंगे, वहां पर जोड़ा बना दिया और जोड़ा बनने के बाद जो है वो चतुष्टक बना लिया। तो इस तरह से आपके सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स दो समजात गुणसूत्रों का आपस में करीब आना ही होता है। ये दो लोग मिलकर, ऐसा भी डायग्राम देख लो ना भाई, ब्लू वाला दो है, रेड वाला दो है, दोनों मिलकर जो है आपस में कॉम्प्लेक्स बना लिए और यही तो है सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनेमल सम्मिश्र, सिनेप्टोनेमल सम्मिश्र, ठीक है। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आएगा जाइगोटीन में क्या होता है।
गुणसूत्र संघनित हुए, संघनित होने के बाद जोड़ा बना लिया और जोड़े को अपन कहेंगे द्विगुणित, द्विगुणित को हम 4 द्विगुणित, द्विगुणित 2 द्विगुणित मिलकर जो है वो टेट्राड बना लेते हैं, चतुष्टक बना लेते हैं, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अगले विषय पे पहुंचते हैं। अब क्या हुआ भाई, तीसरा फेज, प्रोफेज 1 का अब तीसरा फेज आते हैं जिसे अपन कहते हैं पैकेटिन, जिसे हम कहते हैं पैकेटिन, पैकेटिन अवस्था। इसे हिंदी में कहते हैं स्थूल पट्टक अवस्था। ये बहुत जरूरी अवस्था है भाई, बहुत जरूरी, ध्यान से सुनना। अब कॉम्प्लेक्स तो बन गया है, अब कॉम्प्लेक्स दो जोड़े बने हुए थे, ये दोनों ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, ध्यान से देखना मेरी बात को, ठीक है। ये दोनों, ये जोड़ा था, ये जोड़ा था, ठीक है। समसूत्री विभाजन में क्या होता था, ये दोनों रहते थे, ये दोनों रहते थे, ऐसा अलग अलग, वो अलग अलग है। लेकिन यहां पर ये दोनों पास पास में आ गए, ये चारों ऐसे जुड़ गए। तो ये जो चारों ऐसे जुड़ गए ना भाई, ये गुणसूत्र दो दो दिख रहे हैं ना, ये जुड़ गए, ये बन गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसके दो दो को हम कहेंगे डायाड, बाइवेलेंट है ना ये, और चारों को मिला के एक साथ टेट्राड भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या हुआ, जब अपन पैकेटिन में पहुंचेंगे तो पैकेटिन में क्या होगा कि ये दोनों जो है ना, जो पास पास में अचानक से इनका मन डोल जाएगा और ये दोनों एक दूसरे पे क्रॉस कर जाएंगे, ऐसा समझ आई मेरी बात। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसा क्रॉस कर जाएंगे, अपना पोर्शन उसको दे देगा और उसका पोर्शन खुद को ले सकता है। तो पैकेटिन में एक नई बात नजर आती है कि ये दोनों एक दूसरे से मिक्स होने लग जाते हैं। दिख रहा है डायग्राम में ये बात, तो आप इसे याद रखना कि इस तरह से ये चीजें जो है वो मिक्स होने लग जाती हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में थोड़ा सा पास में आ गया। तो कैसे हुआ, समझो फिर से बात को। अब आए स्थूल पट्टक, पैकेटिन अवस्था। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 गुणसूत्र जो थे चतुष्टक जोत के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। अब वो जो चतुष्टक था अलग से स्पष्ट बेहतरीन दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं एकदम मस्त, 2 लाल 2 नीला बन गया। अब यहां पर एक चीज और नजर आ रही है, ध्यान से देखना। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देती हैं। यही सबसे जरूरी बात है कि इन दोनों के बीच में होता है रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस हो रहा है, नया पुनर्संयोजन हो रहा है। अरे भाई तुम दोनों लाल थे, तुम दोनों नीला थे, तुम दोनों को मिलने की क्या जरूरत थी, नया संयोजन बनाना था उन्हें, लाल को नीला को देना था, नीले को लाल को देना था, इसलिए नया संयोजन पुनर्संयोजन ग्रंथिकाएं कहा जाता है इसे, जहां पर समजात गुणसूत्र की असंतति अर्ध गुणसूत्र, ठीक है, ध्यान समझना, असंतति गुणसूत्र मतलब नॉन पेरेंटल क्रोमोसोम जो है के बीच विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। और ये क्रॉस, ये जो लाइन बनी हुई है ना, इसी लाइन को हम कहते हैं बेटा क्रॉसिंग ओवर। किसके किसके बीच में हुआ, याद रखना, समजात गुणसूत्र के, किसका बेटा यहां पर किसके बीच में हुआ, समजात गुणसूत्र के असंतति, संतति, असंतति का मतलब होता है नॉन पेरेंटल, नॉन पेरेंटल जो भी था गुणसूत्र के बीच में, गुणसूत्र के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बीच क्रॉसिंग ओवर मतलब समझ गए, 2 गुणसूत्र आपस में क्रॉस कर गए, वहां पर ये दोनों ऐसे ही समझ लेना, ये दोनों ऐसा क्रॉस कर गए, क्रॉसिंग ओवर बन गया वहां पर। विनिमय के 2 समजात गुणसूत्रों के बीच में, 2 समजात गुणसूत्रों के बीच में आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान हो सकता है। फिर उसके बाद अभी अपने आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगले ही विषय में विनिमय एंजाइम रिकॉम्बिनेज द्वारा नियंत्रित प्रेरित होता है। यह भी याद रखना, रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा होती है और इस प्रक्रिया में समजात गुणसूत्रों के बीच में पुनर्संयोजन जो है वो स्थूल पट्ट के अंत की प्रावस्था तक पूर्ण हो गया। तो क्या कहा हमने भाई, यहां पर इस तरह से ये कोशिकाएं बनी, मान लो यहां पर ये गुणसूत्र रहा होगा, ये दूसरा गुणसूत्र रहा होगा, उसके साथ में हमने जो जोड़ा बनाया तो ये इस तरह से ऐसा जोड़ा बना, दोनों क्या हो गए, मिलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मिलना शुरू कर देंगे तो कैसा मिलन होगा भाई, आइए देखते हैं कैसा मिलन करवाया जाए यहां पर। तो ये दोनों एक जैसे रहे, लेकिन इसके पास में क्या हुआ, ये तो था लेकिन ये इससे ऐसा मिक्स होने लग गया। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, ये जो है ऐसा मिक्स होने लग गया। अब इनके बीच में जो है क्रॉस बना, मिक्सिंग होने दिखाई दे रही है, यही तो क्रॉसिंग ओवर है ना भाई। क्रॉसिंग ओवर होगा और अंत तक क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये अंत तक क्या है, अपना आदान प्रदान कर लेंगे। क्रॉसिंग ओवर जो होगा, इसी क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, पुनर्संयोजन कहेंगे भाई। यहां पर यहीं पर होगा पुनर्संयोजन, तो ये याद रखना, पुनर्संयोजन ऐसे ही होता है, इसे अपन कहेंगे रिकॉम्बिनेशन। तो यही तो हमारा फैक्ट है ना भाई, रिकॉम्बिनेशन। हमने नया कॉम्बिनेशन बना लिया, नया कॉम्बिनेशन बनाया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। वहां पर ये कौन सी अवस्था में हो रहा है, पैकेटिन में, स्थूल पट्टक में। सवाल पूछा जाएगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में बनता है, आप कहेंगे जाइगोटिन में। क्रोमोसोम कंडेंस किस में होता है, आप कहेंगे पहला लेप्टोटिन में। और क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में दिखाई दिया, रिकॉम्बिनेशन किस स्टेज में हुआ, आप कहेंगे
पैकेटिन में। दैट्स ऑल। बस ये छोटे छोटे बिंदुओं को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है। ठीक है, तो चीजों को याद रखो। क्रॉसिंग ओवर कहां पर दिखाई दिया भाई? ग्रंथिकाएं दिखाई दे रही हैं पैकेटिन में। क्रॉसिंग ओवर कहां पर दिखाई दे रहा है? क्रॉसिंग ओवर जहां पे भी लिखा होगा, क्रॉसिंग ओवर कहां दिखाई दे रहा है? ये है पैकेटिन में। एंजाइम रिकॉम्बिनेंस की सहायता से होती है और पूरा रिकॉम्बिनेशन जो है स्थूल पट्टक में ही होगा। ज़ाइगोटिन में क्या दिखाई दे रहा है? कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, जहां पे डायड टेट्राड बने हुए हैं वो दिखाई देगा। इसके अलावा प्रोलेप्टोटिन में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम संघनन होकर बन रहा है, यही तो आपका पैकेटिन है, लेप्टोटिन है। उम्मीद है बन जाएगा, पैकेटिन भी समझ आया होगा। अंत विषय पे आते हैं। अगला पॉइंट डिप्लोटिन, फाइनल स्टेज, लाखरी कील होगी। डिप्लोटिन में क्या होगा? डिप्लोटिन में एक नई बात नजर आएगी। ये दोनों जो बढ़िया क्रॉस करके लिखे हुए थे अब एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। क्या समझ आया? दूर जाना शुरू करेंगे, तो अब दूर जाना पड़ेगा इन्हें। तो समझो सवाल को, द्विपट्टक, डिप्लोटिन, द्विपट्ट, नाम याद रख लेना। हिंदी में मजा आए तो पढ़ लेना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी पढ़ लोगे तो चल जाएगा। प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से विघटन होने लग गया और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु से एक दूसरे से अलग होने लग गए। जैसे ही वो अलग होने लग जाएंगे, एक्स आकार की एक आकृति बनाएंगे जिसे अपन कहेंगे काइएज़मेटा, कियाज़मेटा जिसे अपन कहते हैं। जैसे ही वो अलग होंगे, तो पहले ऐसा था तो कहीं एक्स दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, लेकिन जैसे ही दूर होना शुरू होंगे तो एक्स शेप दिखाई देगा और ये हो गया कियाज़मेटा। कियाज़मेटा बनना यहां पर शुरू हो जाएगा और कुछ कशेरुकों में द्विपट्ट महीनों वर्षों बाद समाप्त होता है। बहुत अंडक में द्विपट्ट कंप्लीट ही नहीं होता, सालों साल चलते रहते हैं यहां पर। ठीक है, सो बहुत सारे प्राणियों में क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स में महीनों साल चलता रहता है यहां पर ये द्विपट्ट अवस्था, डिप्लोटिन स्टेज से अपन कहते हैं। उम्मीद है ये बात बहुत क्लियर समझ में आई होगी। ये हो गया भाई अलग अलग, दूर जा रहा है। ठीक है, सबसे अंत अवस्था डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्या कहता है? वो जो जुड़ रहा था वो दोनों अब अलग अलग हो गए, रिकॉम्बिनेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन हमारा होना था, हो गया, जिसे अपन डाइकाइनेसिस कहते हैं। कियाज़मेटा का उपांती भवन हो जाता है। कियाज़मेटा का उपांती भवन मतलब एंड हो गया भाई, खत्म। यहां पर हो गया एंड उसका। वो कियाज़मेटा जो ऐसा है ना, वो धीरे धीरे जाकर अलग हो जाएगा। अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देखो अब यहां पर एक्स शेप बना हुआ है कियाज़मेटा का, अंत में ये एक्स शेप के बाद इन दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? दोनों पास पास में है। इसमें देखो बहुत पास पास में है, थोड़ा दूर, और एक दो बहुत दूर दूर, तीनों में डिफरेंस नजर आ रहा है ना। तो ये डिफरेंस जो है यही बात को बताना चाहता है कि भाई अब वो कियाज़मेटा दूर जाएगा। वो एक्स शेप जो बना हुआ था वो दूर जाना शुरू किया, और ये जो दूर जाना शुरू करेगा वो डाइकाइनेसिस की वजह से हो रहा है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूरी तरह से संघनित हो जाएंगे, कंडेंस हो जाते हैं। तर्कु तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग कर देंगे। समजात गुणसूत्र को अलग करने में सहयोग प्रदान करेगा, और सहयोग जैसे ही हुआ सबसे अंत में केंद्रिका चली गई, केंद्रक मेम्ब्रेन चला गया, सारे अंगक चले गए, और प्रोफेज जैसा ही कुछ यहां पर भी होगा, केंद्रक आवरण चला गया, सब कुछ चला गया। डाइकाइनेसिस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये है हमारा डाइकाइनेसिस। तो इस तरह से हमने इस पूरी प्रावस्थाओं को समझा है, देखा है, परखा है, जाना है। उम्मीद है आपको सारे विषयों पे एकदम कंठस्थ नॉलेज हो गया होगा, कहीं पर कोई चीज़ मिस नहीं हुई होगी। मैं एक बार फिर भी आप लोगों को एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर आप चीज़ों को शॉर्टकट में अगर समझें तो मुख्य रूप से टॉपिक कहाँ से पूछा जा सकता है और कहाँ पर आप थ्योरी लिख सकते हैं, इस बात को याद रखना। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम प्रावस्था है प्रोफेज। लंबा प्रोसीजर है एज कंपेयर टू समसूत्री विभाजन, उसकी तुलना में अलग से काम करता है, उसकी तुलना में अलग से इसके पास में बिहेवियर होता है। हम जो बात पर करने जा रहे हैं वो प्रोफेज में सबसे पहली अवस्था होती है लेप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। एक एक शब्द में याद रखो भाई हो क्या रहा है। पहला शब्द गुणसूत्र कंडेंस हो रहा है। कंडेंस होने के बाद क्या हुआ, दोनों जो है ना वो लोग कॉम्प्लेक्स बना लिए, वो संघनित हुए, दो समजात गुणसूत्र आपस में पास पास में आ गए। जब दोनों पास पास में आ गए तो इन दोनों को अपन युगली कहते हैं, बाइवेलेंट, और चारों को मिलाकर टेट्राड कह दिए। इस शब्द का नाम है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये है ज़ाइगोटिन की अवस्था। फिर हम पहुंचे यहां पर पैकेटिन में। पैकेटिन में हो सकता है बेटा उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, वो दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर जाएं, ये पैकेटिन है। क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, विनिमय होने लग जाएगा, रिकॉम्बिनेशन होने लग जाएगा, पैकेटिन तक खत्म। फिर पहुंचे डिप्लोटिन में। डिप्लोटिन से वो थोड़ा दूर जाने लग जाएंगे, कियाज़मेटा बन जाएगा। कियाज़मेटा डिप्लोटिन में दिखाई देगा, और जब वो दूर दूर अलग अलग हो जाएंगे इज अ डाइकाइनेसिस। जब अलग अलग हो जाएंगे तो ये है डाइकाइनेसिस। इतने विषय को अगर किसी बच्चे ने याद कर लिया मतलब मजा आ जाएगा, कहीं पर भी कोई चीज अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, फिर से एक बार आपको थ्योरी दिखा देता हूं, फटाफट थ्योरी को देख लो, जहां पर चीजें नहीं बने बताना। पहला पॉइंट बेटा, लैप्टोटीन तनुपट्ट अवस्था, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाया संघनन की अवस्था में। पूरा कॉम्पैक्टेशन, पूरा संघनन जो है वो लैप्टोटीन में ही होता है। जाइगोटीन में भाई, जाइगोटीन में याद रखना सिनेप्टोनिमल मिक्स सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है और ये कॉम्प्लेक्स दो युगलियों को मिलाकर टेट्राड को मिलाकर बनता है। फिर पहुंचे हम लोग स्थूलपट्ट पैकेटिन में, और पैकेटिन की मुख्य अवस्था यहां पर यह है कि यहां पर 4 गुणसूत्र के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा और उनके बीच में जो है पुनर्संयोजन, समझ गए ना, पुनर्संयोजन मतलब एकदम सीधा सा बात है, 12th में आपको पता चलेगा। मान लो 2 क्रोमोसोम आपस में अलग अलग थे, अब एक नया संयोजन ढूंढने लग गए, नया प्रकार का जोड़ा बनाने की सोचने लग गए, तो पुनर्संयोजन कहलाएगा ना, रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बनाना है, तो वो भी बट्टी दिखाई देने लग जाती है, इसके बीच में बन जाएगा क्रॉसिंग ओवर। तो आपसे पूछा जाएगा क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, आप कहेंगे पैकेटिन में। फिर अगला सवाल आएगा कि इनके बीच में जो एंजाइम लगता है उसका नाम रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, और समजात गुणसूत्रों के बीच में स्थूल पट्टे में जितना रिकॉम्बिनेशन होना था सब हो जाएगा, खत्म, रिकॉम्बिनेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर पहुंचे बेटा डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन में वो जो है ना वो थोड़े दूर दूर जाना शुरू कर देंगे, कियाज्मेटा बन जाएगा। क्या थ्योरी लिखा हुआ है, द्विपट्ट डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होगा, वो एक दूसरे से अलग अलग होने लग जाते हैं, इसमें एक्स आकार की संरचना बनेगी और एक्स का आकार का नाम है कियाज्मेटा, काइयाज्मेटा इसे अपन कहते हैं, और यह महीनों महीनों तक कई कशेरुकियों में ये ऐसा चलता रहता है। सबसे लास्ट पॉइंट डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में कियाज्मेटा अंत होने लग जाएगा, दूर जाने लग जाएगा, अलग अलग होने लग जाएगा, और जब जब अलग होना शुरू करेगा तो इसे अपन एंड ऑफ प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज का अंत हो गया, यहां पर समजात गुणसूत्र अलग हो गए, केंद्रिका चली गई, केंद्रक आवरण चला गया, अंगक चले गए, सब चला गया, प्रोफेज खत्म हो गया। लेकिन यहां पर एक नई बात निकल कर आती है कि समसूत्री की तुलना में यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, जनन कोशिकाओं में नए प्रकार का कॉम्बिनेशन बन सकता है और नया चेंजेस जो है वो यहां पर आएगा। इसीलिए देखना कि जनन कोशिकाओं में जो है, जनन कोशिकाओं में हमेशा अंतर नजर आता है, जबकि सामान्य सोमैटिक कोशिकाओं में अंतर नजर आता नहीं है, क्योंकि भाई वहां पर रिकॉम्बिनेशन वगैरह हो सकता है, वहां पर चार्जेबल जो चेंज चांसेस हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे प्रोसीजर को समझ रखा है। उम्मीद है सभी लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर समझ में आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा डिप्लोटीन का स्टेज है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके बाद पूरा प्रोफेज हमने पढ़ लिया है, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और उसके बाद की पूरी प्रावस्थाओं को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे इसके बाद की पूरी प्रावस्था क्या हो सकती है। ठीक है, चीज़ों को बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, बाकी सारी प्रावस्थाओं में कुछ नहीं रखा हुआ है, बाकी कुछ प्रावस्था, प्रोफेज समझ में आ गया ना, मेटाफेज सेम टू सेम है, मेटाफेज में कुछ नहीं, मेटाफेज सेम वही बात है, देखना कि जो युगली है वो युग्म की मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाएगा। फिर वही बात होगा कि सारा जो ये टेट्राड बना के रखा इन्होंने क्रॉसिंग ओवर करके वो मध्य पट्टिका में आ गया, सेम वही, सेंट्रियोल ऊपर नीचे जा रहा है, स्पिंडल फाइबर बनेंगे और मध्य पट्टिका में ला दिए, फिर अलग कोई बात नहीं है। विपरीत ध्रुवों की ओर तर्कुतंतु, ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़े को काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं, सेम वही बात है। समजात गुणसूत्र के जो जोड़े हैं उनके जो जोड़े ऐसा दिखाई देंगे आपको, उन जोड़ों के साथ जाकर चिपक गया, डबल के साथ में, जोड़ों के साथ जाकर चिपक गया काइनेटोकोर के साथ में। फिर क्या हुआ भाई, एनाफेज आया। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि इनके पास में 4 गुणसूत्र थे, इनके पास में पूरा जोड़ा बना रखा था ना इन्होंने, तो भाई सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो अभी भी रहेगा इनके पास में, ये एक, ठीक है, फिर ये दूसरा, ऐसा करके ब्लू और रेड बना लेना, कुछ ऊपर जाकर जुड़ गए, कुछ कहां जाकर जुड़ गए, नीचे जाकर जुड़ गए। तो समजात गुणसूत्र से काइनेटोकोर से जाकर चिपक जाता है। फिर क्या होगा, एनाफेज, प्लेट में आएगा, प्लेट से अब अलग अलग होना शुरू हो जाएगा, सेम टू सेम वही, देखो ना एनाफेज 1 में भी दोनों ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, समजात गुणसूत्र पृथक हो जाएंगे, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, समजात गुणसूत्र कहने का मतलब ये कि मान लो ये रेड वाला है, ठीक है, ये रेड वाला पोर्शन, ये समजात गुणसूत्र ये आपस में है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आता है ये वाला असंतति गुणसूत्र है, दूसरा वाला रेड वाला, ब्लू वाला अलग है, ये दोनों ऊपर में और ऊपर नीचे चले गए, ये दोनों ऊपर नीचे चले गए, समझ में, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों काइनेटोकोर से आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो अर्ध गुणसूत्र थे वो अलग अलग हो जाएंगे। संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए हैं, समजात गुणसूत्र अलग अलग हो गए, ये ऊपर की तरफ में चला गया और ये जो है नीचे की तरफ में आ गया। मैं इसे डिटेल और कर दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये एनाफेज है, हल्का हल्का समझ लो, प्रोफेज तक पूरा क्लियर रखना, मेटाफेज एनाफेज फिर डिस्कस कर दूंगा, कोई मसला ही नहीं है वहां पर, ठीक है, चीजों को याद रखना। और सबसे अंत में फिर टीलोफेज, बस विभाजन हो गया,
इतनी चीजों को ध्यान पे रखना। प्रोफेज 1 तक याद रखो, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने आज हम लोगों ने पढ़ा है अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, और जिस बच्चे को अर्धसूत्री विभाजन का प्रोफेज समझ में आ गया उसे सब समझ में आ जाएगा, ये पक्का वादा है। तो इसलिए 2 से 3 बार वीडियोस देखना, नेक्स्ट क्लास में आकर प्रोफेज का रिवीजन थोड़ा सा करा दूंगा मैं आप लोगों को, और बिल्कुल हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई एक क्विज बनाते हैं। क्विज में 5 सेकंड आपको मिलेंगे, सही तरीके से सही जवाब दीजिएगा आप लोग, बेहतर तरीके से आंसर देने की कोशिश करिए। द्विगुणित गुणसूत्र है में अगर अर्धसूत्री विभाजन किया करवा दिया जाए तो क्या परिणाम होगा, क्या बनेगा उससे? कोशिका जो बनेगी वो अगुणित बनेगी, अगुणित बनेगी क्या? क्या द्विगुणित कोशिका बनेगी उससे? क्या वो दोनों बन सकती हैं या कोई नहीं बन सकती? विच वन इज द राइट आंसर? 5 सेकंड है आपके पास में, सही तरीके से जवाब बताइए। विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द्विगुणित गुणसूत्रों में क्या होगा? 5 सेकंड है आपके पास में, सही तरीके से। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से सही जवाब होना चाहिए द्विगुणित गुणसूत्रों में जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपके पास में अगुणित कोशिका बनेगी, इसलिए अगुणित कोशिका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। चलिए भाई अगली कोशिका की तरफ में आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे सामने क्या है? अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में प्रकट होता है, प्रदर्शित होता है? आप बताएं इनमें से ऐसी कौन सी कोशिका है जो अर्धसूत्री विभाजन को प्रदर्शित कर सकती है? बताएं, 5 सेकंड है आपके पास में, सही तरीके से जवाब बताइएगा। ठीक है, जनन कोशिका, सोमैटिक कोशिका, दोनों या इनमें से कोई नहीं? विच वन इज राइट आंसर? 5 सेकंड है आपके पास में। ओके, 5 सेकंड इज ओवर। ऑफ कोर्स सोमैटिक कोशिका समसूत्री विभाजन करती है, जनन कोशिका ही है जो अर्धसूत्री विभाजन करती है। हमने इसे पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्लास में अर्धसूत्री विभाजन को और बेहतर पढ़ने वाले। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे भाई? मियोसिस 2। पहले तो हम लोग अर्धसूत्री को पूरा सॉरी सबसे पहले तो हम लोग अर्धसूत्री को पूरा पढ़ेंगे, अर्धसूत्री प्रथम, फिर अर्धसूत्री द्वितीय को पढ़ेंगे, फिर उसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे हम उसका कि क्या क्या महत्व है, कहाँ पर क्या काम करता है, ये सारी बात करेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। रिवीजन जरूर करिएगा, लेप्टोटीन जाइगोटीन को अच्छे से पढ़ के रखिएगा, जहां पर समझ में नहीं आए फिर हमें बताएं। थैंक यू, बाय बाय।